हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की विशेषताओं के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। कुछ कोप्लेनर साइक्लिक व कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं जो कि एसाइक्लिक कंपाउंड्स में नहीं होती है। ये जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है इनको हम यहाँ पे वन बाय वन देखेंगे। पहली प्रॉपर्टी है कि ये जो कंपाउंड्स है, ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है, ये स्पेसिफिक स्टेबिलिटी या हायर रेजोनेंस एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं, हायर केमिकल स्टेबिलिटी शो करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है कि ये कंपाउंड जो है वो अनसैचुरेटेड होते हुए भी एडिशन रिएक्शंस की तुलना में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। और ये जो कंपाउंड्स हैं, इन कंपाउंड्स में जो मॉलिक्यूल है ये कोप्लेनर साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। इन कंपाउंड्स में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हकल के नियम के अनुसार 4n+2 होती है। हकल के नियम को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। 4n+2 के अकॉर्डिंग यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है, जहाँ पे n एक मल्टीपल है और इसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3 हो सकती है। ये जो कंपाउंड्स है ये चुंबकीय क्षेत्र में पाई इलेक्ट्रॉन्स के रोटेशन के कारण रिंग करंट उत्पन्न करते हैं और ये जो रिएक्शन है ये एक तरह से विषम देशिकता कहलाती है, एनिसोट्रॉपिक रिएक्शन होती है। और इन कंपाउंड्स ये का जो कंपाउंड्स है ये एरोमेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो इस तरह से ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी शो करने वाले कार्बनिक कंपाउंड्स को हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। और इनकी इसी विशेषता के कारण इस प्रोसेस को ये जो है इसको एरोमेटिसिटी कहा जाता है। ये जो एरोमेटिसिटी है ये बेंजीन, नेफ्थलीन, टाइलुइन आदि कंपाउंड शो करते हैं, क्योंकि इन कंपाउंड्स में ये सारे स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है, जैसे ये इनमें जो स्टेबिलिटी होती है ज़्यादा होती है या इनकी जो रेजोनेंस एनर्जी होती है ये बहुत ज़्यादा होती है। तो रेजोनेंस एनर्जी की जो वैल्यू है वो हम इन एरोमेटिक कंपाउंड्स के कैरेक्टरिस्टिक स्टेबिलिटी के को इसके द्वारा हम समझा सकते हैं। हाइड्रोजनेशन या कम्बशन एनर्जी से एरोमेटिक कंपाउंड्स की रेजोनेंस एनर्जी हम निकाल सकते हैं। जैसे कि बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी जो है वो एलिसाइक्लिक या एसाइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड की हाइड्रोजनेशन एनर्जी की से तुलना करके ज्ञात की जा सकती है। अगर हम साइक्लोहेक्सीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की हाइड्रोजनेशन एनर्जी को देखें तो 28.6 किलो कैलोरी पर मोल उसकी वैल्यू होती है। लेकिन यदि बेंजीन को हम एक तरह से साइक्लोहेक्साट्राइन मान के उसकी हाइड्रोजनेशन एनर्जी निकाले तो उस स्थिति में 28.6 × 3 करने पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 85.8 किलो कैलोरी पर मोल। जबकि बेंजीन की जो हाइड्रोजनेशन एनर्जी होती है वो 49.8 किलो कैलोरी पर मोल होती है। तो ये जो एनर्जी डिफरेंस हो गया, इसमें 30 किलो कैलोरी पर मोल का एनर्जी डिफरेंस हो जाता है, जो कि बेंजीन मॉलिक्यूल की रेजोनेंस एनर्जी कहलाती है। तो हाइड्रोजनेशन एनर्जी के इस डिफरेंस को हम रेजोनेंस या डीलोकलाइज एनर्जी कहते हैं। और ये जो एनर्जी है ये एक तरह से एरोमेटिक कंपाउंड्स के केमिकल स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है। यदि हम इनकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करें तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एरोमेटिक यौगिकों की एक तरह से स्पेसिफिक रिएक्शंस होती हैं। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस समानता नहीं देते हैं। यदि बेंजीन का हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन या फिडलक्राफ्ट रिएक्शन कराई जाए तो इनमें ये आसानी से हो जाती है। जैसे बेंजीन की कुछ रिएक्शंस दी गई है, जिसमें पहली ब्रोमिनेशन है, दूसरी नाइट्रेशन है, तीसरी सल्फोनेशन है और चौथी फिडलक्राफ्ट रिएक्शन है। तो ये बेंजीन इन रिएक्शंस को आसानी से दे रही है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी देती है, जो कि एरोमेटिक कंपाउंड्स की स्पेसिफिक रिएक्शंस होती है।
प्लेनर मॉलिक्यूल होता है क्योंकि और एरोमेटिसिटी के लिए एक रिंग का कोप्लेनर होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। यदि ये जो रिंग कोप्लेनर नहीं है तो उस स्थिति में जो पी ऑर्बिटल्स होता है उनकी ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है और इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन भी नहीं होगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि मॉलिक्यूल की एरोमेटिसिटी के लिए उसका मॉलिक्यूल का प्लेनर होना आवश्यक है। यदि हम हकल के नियम की बात करें तो इस नियम के अनुसार किसी भी प्लेनर कॉन्जुगेटेड साइक्लिक कंपाउंड में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो वह यौगिक एरोमेटिक बिहेवियर यहाँ पे शो करेगा। किसी भी मॉलिक्यूल की कोप्लेनर विलय में 2, 6, 10 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए हकल के नियम के अनुसार, तभी वह यौगिक एरोमेटिक नेचर यहाँ पे शो करेगा। अब हम बात करें एरोमेटिसिटी के लिए मॉलिक्यूल में डाई मैग्नेटिक रिंग करंट भी प्रेजेंट होना चाहिए। नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रमी विधि के द्वारा यौगिकों की एरोमेटिसिटी ज्ञात की जा सकती है। यदि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एरोमेटिक कंपाउंड्स के पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के एक तरह से लंबवत एक तरह से घूमते हैं, तो इस स्थिति में क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स के परिसंचरण से एक तरह से इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड या सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है जो कि मॉलिक्यूल के बाह्य चुंबकीय क्षेत्र या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है। तो उस स्थिति में क्या होता है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो रीइंफोर्स प्रदान करता है और एरोमेटिक कंपाउंड का कोई भी प्रोटॉन उस क्षेत्र में यदि स्थित हो तो उस स्थिति में जहाँ पर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड हो तो उस स्थिति में इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे का विरोध करने लगेंगे और उस स्थिति में वो जो प्रोटॉन है जो उस क्षेत्र में प्रेजेंट है वो शील्डेड हो जाएगा। या हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन का जो सिग्नल है वो टेट्रामेथिलसिलेन के सिग्नल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यदि प्रोटॉन उस क्षेत्र में स्थित हो जहाँ पर प्रेरित और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को रीइंफोर्स कर रहे हैं तो उस स्थिति में क्या होगा, सिग्नल टेट्रामेथिलसिलेन से थोड़ा दूर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे ये जो हम डाईमैग्नेटिक रिंग करंट को यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये हम थर्ड ईयर में हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में और पढ़ेंगे, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक तरह से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर जो एरोमेटिक यौगिकों की पाई इलेक्ट्रॉन है उनकी शील्डिंग या डीशील्डिंग हो रही है और उस कारण से जो प्रोटॉन का सिग्नल है वो टेट्रामेथिलसिलेन से की तरफ विस्थापित हो रहा है या उससे दूर विस्थापित हो रहा है। तो इस तरह से एरोमेटिक प्रोटॉन का जो सिग्नल है वो 7 से 8 ppm पर प्राप्त हो रहा है। तो बेंजीन के मॉलिक्यूल में यदि 6 प्रोटॉन प्रेजेंट है तो उस स्थिति में यहाँ पे जो उनका सिग्नल होगा वो 7.27 ppm पर प्राप्त होगा, क्योंकि 6 प्रोटॉन जो है वो एक समान है, इसी कारण से यहाँ पे एक ही सिग्नल प्राप्त होगा। तो इस तरह से एक तरह से मैग्नेटिक एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा हम एरोमेटिसिटी बेंजीन की एरोमेटिसिटी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि किस तरह से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है और जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरह से इंड्यूस्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहे हैं या रीइंफोर्स कर रहे हैं और हमें सिग्नल प्रदान कर रहे हैं।